कैबिनेट विस्तार या बदलाव? सवाल दोनों अलग अलग हैं, भाव को समझिएगा। कैबिनेट विस्तार या फिर कैबिनेट में बदलाव? उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों अजीबोगरीब परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं। उपचुनाव में मिली जीत के बाद कांग्रेसियों का जोश हाई है, इसलिए लगातार दिल्ली में बैठकों पर बैठ के चल रही हैं और नेताओं की जिम्मेदारी तय की जा रही है ताकि पार्टी के भीतर मनमुटाव या गुटबाजी को खत्म किया जा सके। अब दूसरी तरफ सत्ताधारी दल बीजेपी के घर में तो मुलाकातों का दौर तो चल ही रहा है। बड़े बड़े मंत्री दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं और इस बीच खबरें आ रही हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। अब ऐसे में वो 4 विधायक कौन है जिनकी लॉटरी खुलेगी और वो कौन है जिनकी कुर्सी हिलेगी? सेटिंग गेटिंग करने के लिए दिल्ली दरबार के चक्कर भी लगाए जा रहे हैं, मगर किसकी लॉटरी खुलेगी और किसकी कुर्सी हिलेगी, यह सवाल बना हुआ है। यानी मंत्रिमंडल का विस्तार मजबूरी या जरूरी? आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट और फिर सीधा रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। उत्तराखंड की राजनीति में एक तरफ केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो रही हैं, तो दूसरी तरफ निकाय चुनाव के लिए सियासी दल अभी से ही अपनी बिसात बिछाने में जुट चुके हैं। चुनावी तैयारियों के साथ साथ अब पार्टी संगठनों ने भी अपने नेताओं की उड़ती उड़ानों को काबू में करने का मन बना लिया है, जिसमें कांग्रेस की दिल्ली में लगातार बैठकें चल रही हैं। तो वहीं कांग्रेस विधायकों के दिल्ली में हुई बैठक की बात करें तो विधायक ने संगठन पर भी मनमानी करने का आरोप लगाया है, जिसके चलते हाईकमान ने प्रदेश संगठन की कमान संभाल रहे प्रदेश अध्यक्ष करण महारा को ही समन्वय बनाने के निर्देश दिए हैं। जबकि सत्ताधारी दल भाजपा में इन दिनों मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पार्टी के विधायक अपने आप को बेहतर बताने के लिए पार्टी नेतृत्व और मुख्यमंत्री के सामने पेश हो रहे हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस के कार्यकर्ता जोश में जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को उम्मीद है कि जो जीत का मोमेंट बना हुआ है वो केदारनाथ में भी जारी रह सके। उसके लिए पार्टी के सभी नेताओं को एकजुट होना पड़ेगा और दिल्ली की बैठकों में यही दिशा निर्देश देने का काम पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के भीतर चर्चा का मुद्दा मंत्रिमंडल का विस्तार भी बना हुआ है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि लगभग सभी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही विस्तार कर लिया जाएगा। जब पार्टी के ही प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम कहते हैं कि दिल्ली से हरी झंडी मिलते ही इस प्रक्रिया को भी पूरा कर लिया जाएगा। उस दिशा में काम चल रहा है और चूंकि संगठन की एक प्रक्रिया के तहत सब काम हमारे यहाँ होते हैं, वो काम आगे बढ़ रहा है। देखिएगा, तकरीबन चर्चा उस पर हो चुकी है और जब भी हरी झंडी ऊपर वालों को मिलेगी, ऊपर वालों को बैठकर जो भी वो निर्णय करेंगे उसको लागू किया जाएगा। सरकार बहुत बढ़िया चल रही है, अच्छी चल रही है, मजबूती से चल रही है धामी जी के नेतृत्व के अंदर। ये तो पिछले 2.5 साल में मुख्यमंत्री जी और उनका संगठन हो या प्रदेश प्रभारी हो कई बार इस बात को कह चुके हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन जब ऑलरेडी जो आधा दर्जन मंत्री हमारे पास हैं वही काम नहीं कर रहे हैं तो आधा दर्जन और हमारे सर पर बैठा दोगे तो कौन सी तस्वीर बदल जाएगी उत्तराखंड की? ये जो मंत्री पहले से हैं विद्यमान अपने अपने पदों पर, वो अपने विभागों को किस तरह से देख रहे हैं, कितना भ्रष्टाचार उनके विभागों में है, कोई विभाग अछूता नहीं है भ्रष्टाचार से। और तो और जिला जो उनको दे रखा है प्रभार वाला, वहां का रुख करने के बजाय वो दिल्ली दौड़ रहे हैं सबके सब। और मुख्यमंत्री जी भी ये जुमला या ये शिगुफा इसलिए फेंक रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार का क्योंकि उनके समझ में आ रहा है कि असंतुष्ट लोग जो बाट जो रहे हैं मंत्री बनने की कई महीनों से सालों से, वो अब उनके खिलाफ दिल्ली में मोर्चा खोल रहे हैं। तो इसलिए उन लोगों को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए उन्होंने हवा में एक तीर फेंक दिया है। तो ये हवा में तीर फेंका है या फिर तीर निशाने पर है? सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज इस दिलचस्प चर्चा में हमारे साथ दिलचस्प मेहमान भी हैं। देवेंद्र भसीन साहब
उत्तराखंड बीजेपी के सबसे अनुभवी चेहरों में से एक, मथुरा दास जोशी जी कांग्रेस के सबसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं में से एक, कार्यकर्ता बोल रहा हूं जोशी जी। कुलदीप राणा हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप कहेंगे कि भाई प्रदेश उपाध्यक्ष हैं जोशी जी, हमने कर्मठ कार्यकर्ता क्यों बोला, वो आगे बताएंगे, लेकिन पहले बसीन साहब आपसे इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। बसीन साहब, क्या वाकई में सच में इस बार मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो संकेत दिए हैं और उसी प्रकार हमारे माननीय प्रदेश प्रभारी श्री दुष्यंत जी ने जो बात कही है, उससे तो ये स्पष्ट होता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत शीघ्र। लेकिन माननीय प्रभारी जी ने एक बात और कही है, कह रहे ऊपर वाला तय करे, मतलब ऊपर वाले तय करेंगे। देखिए, ऐसा है कि ये जो विशेष अधिकार है माननीय मुख्यमंत्री जी का होता है, लेकिन नहीं बसीन साहब देखिए, ये बोलने में अच्छा लगता है, आपको भी मालूम है ना कि हरी झंडी कहां से मिलेगी। मैं पूरी बात कर लूं ना। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि विशेष अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का होता है, क्योंकि वे प्रतिदिन सभी लोगों से मिलते हैं, उनके काम को देखते हैं। लेकिन हमारी जो पार्टी का संरचना है वो संगठनात्मक है और मिल बैठ करके तय करते हैं, और इसमें शीर्ष नेतृत्व से भी बात की जाती है। नहीं तो फिर दिक्कत कहां आ रही है? 4 मंत्री पद खाली पड़े हैं आपके, बताइए। और इतने काबिल विधायक हैं, काबिल विधायकों की कमी थोड़ी ना आपके यहाँ, एक से एक काबिल विधायक हैं और मंत्री पद खाली पड़े हैं 4। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, और जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मंत्री ना हो तो। नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं, मतलब कि मंत्रिमंडल विस्तार में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, अगर मंत्री ना हो, किसी राज्य में 4 मंत्री पद खाली हो, 12 मंत्री आप बना सकते हैं, मैं गलत तो नहीं हूं? नहीं, ठीक है। और उसमें से 4 खाली है, बताइए सर। और काबिल विधायकों की कमी नहीं है, और जो हैं वो कांग्रेस पृष्ठभूमि के। देखिए, तो फिर आपका मंत्रिमंडल कहां है सर? नहीं, जो हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो सभी भारतीय जनता पार्टी के हैं, कमल के निशान पर ही जीते हैं। हाँ। और हमारे नीतियों में, हमारे नेतृत्व में सर उनका पूरा विश्वास है। सुबोध उनियाल कांग्रेसी रहे, सतपाल महाराज कांग्रेसी रहे, रेखा आर्य कांग्रेसी रही, बोगड़ा जी के पिताजी हैं जो वो कट्टर कांग्रेसी रहे। तो सर आधे से ज्यादा मंत्रिमंडल तो आपका वही हुआ ना सर, मैं इसलिए कह रहा था। जो भी है हमारे पास वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, इसमें किसी प्रकार का प्रश्न नहीं है। और हमारे अन्य मंत्रीगण भी हैं। सर ये प्रश्न इसलिए है क्योंकि जो आपका निष्ठावान विधायक है, जो लगातार पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहा था, उसे उम्मीद थी कि मैं मंत्री बनूंगा, लेकिन उसकी लॉटरी नहीं खुली, बात इतनी थी। खैर, जोशी जी जाते हैं पार्टी में, अलग अलग दायित्व दिए जाते हैं, जोशी जी हर एक को दायित्व दिए जा रहे हैं। जोशी जी, ये जो मंत्रिमंडल के विस्तार की बात है, आपको क्या लगता है कि वाकई में हवा में तीर छोड़ा गया, तीर निशाने पर लगेगा, और ये विस्तार है या बदलाव है? मेरा सवाल ये भी है, क्या लगता है आपको? देखिए, जिस तरह की का पुराना माहौल रहा है, अभी तक का वातावरण रहा है, उससे लगता नहीं कि ये तीर निशाने में लगेगा, केवल हवा में तीर चल रहा है। एक अनार 100 बीमार वाली बात है। और भसीन साहब की भी मजबूरी है, वो क्या उन्होंने पार्टी को सेव करना है, पार्टी के पक्ष में बोलना है। नहीं, वो कह रहे ऊपर वाला तय करेंगे, मतलब जो नहीं, हाँ, पार्टी के सही बात, बिल्कुल बात तो बहुत पते की बात कह दी इन्होंने, आज पहली बार कह दी ऊपर वाला तय करेगा, और करेगा ऊपर वाला ही तय। ऊपर के 2 जो बैठे हुए लोग हैं, अगर वो 2 लोग तय कर देंगे तो उसमें न नतायक जी की चलेगी, न धामी जी की चलेगी, न तो आपके यहाँ कौन तय करता था जोशी जी? आपके यहाँ ऊपर तय नहीं करते थे? बिल्कुल करते थे। हाँ, तो बोलिए ना, हमारे यहाँ से भी 10 जनपद से फाइल साइन होकर आती थी। नहीं, वो मैं 10 जनपद या 20 जनपद नहीं कहूंगा, ये जो है पार्टी हाईकमान निश्चित रूप से तय करता है। देखिए, तो ये मत बोलिए सर कि इनके यहाँ हाईकमान तय करता है और हमारे यहाँ नहीं। इनके यहाँ तो हाईकमान से ही बड़े हाईकमान है ना। हाईकमान पार्टी का नेतृत्व होता है, पार्टी नहीं। तो आपको क्यों लग रहा है कि इस बार जो है ये वही अफवाहें साबित होंगी, या सिर्फ लॉलीपॉप टाइप का मामला है कि निकाय चुनाव निपट जाए, केदारनाथ चुनाव निपट जाए? दिक्कत यही आ रही है, इनके आगे गले की फांस बन गए निकाय चुनाव, और केदारनाथ का चुनाव है वो गले की फांस है। हाँ। और जिस तरीके से पार्लियामेंट में हुआ है, और एक स्थिति ऐसी बन रही है कि एक अनार 100 बीमार की बात हो रही है। आपने बंशीधर भगत जी को घर बिठा दिया, आपने हमारे चुफाल साहब को घर बिठा दिया, बिशन सिंह चुफाल जी। हाँ। आपने मुन्ना सिंह चौहान जी, बहुत ही अनुभवी व्यक्ति और विद्वान आदमी, उनको घर बिठा दिया। हाँ। और आपने कितनी पीड़ा है बसीन साहब, देख रहे हैं आप,
जोशी जी के मन में आपके विधायकों को लेकर? अभी ऐसी पीड़ा महसूस की, बताइए विपक्ष के नेताओं ने, ऐसे काबिल विधायक, इसमें कोई दो राय नहीं, मुन्ना सिंह चौहान काबिल विधायक हैं। नहीं, जो काबिल है वो करना पड़ेगा ना। लेकिन तो उनकी लिस्ट में गुड बुक में थे, पुराने सीएम साहब की गुड बुक में भी थे ना वो, लेकिन नहीं आया नंबर। मथुरा दत्त जी ने मान लिया, हमारे भाई ने, हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी में एक से एक काबिल व्यक्ति है। हाँ। हमारे काबिल का उपयोग तो नहीं कर रहे हैं ना वो वही तो मेरे काबिलियत का उपयोग नहीं कर रहे। जोशी जी यही कह रहे हैं ना, उपयोग नहीं कर रहे हैं आप। नहीं, उपयोग हो रहा है संगठन में, अलग अलग काम दिए जाते हैं, करते हैं सब लोग। नहीं, उनको काम देने के बाद भी घर बिठा दिया गया है ना। हाँ, बिठा दिया। आपसे काबिल कोई है? आप देखिए, हम जैसे लोग, आपके पढ़ाए हुए लोग हैं, वो आपकी बदौलत हैं। आप ही से शिक्षा हमने ली है, चाहे राजनीतिक ली हो, चाहे कॉलेज की शिक्षा ली हो, तो कम से कम आपका भी तो सम्मान हो जाता। आप नहीं और तो सर राज्य मंत्री बनाए आप, जोशी जी कैसे बोल रहे हैं? सम्मान तो है सर का। सर को राज्य मंत्री का स्तर कहाँ बनता है? जो इतने बड़े, जो उत्तराखंड के, उत्तर भारत के सबसे बड़े महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी से भी बड़ा है डीएवी कॉलेज, जो व्यक्ति उसका प्रधानाचार्य रहा हो, उसको आप एक झुंझुना पकड़ा दोगे? इनको तो किसी झुंझुना तो आपको भी थमा रखा है। नहीं, मैं ठीक है, मेरी झुंझुना तो आपको भी ना, आप तो हर बार बोलते ठीक है। तिलक जी, मैं ठीक कहा कि मैं तो कार्यकर्ता हूँ। हाँ, तो मैंने तभी कार्यकर्ता बोला आपको। निष्ठावान सिपाही हूँ। मुझे ये नहीं भी देंगे तब भी मुझे कांग्रेस के कार्यकर्ता का बिल्ला कोई नहीं छीन सकता। ना, वो तो ठीक है, झंडा तो आपने भी उठा रखा है उत्तराखंड में, जो आपके साथी थे वो भी निकल लिए। वसीम साहब प्लीज क्विक रिएक्शन। देखिए, मेरा कहना यह कि जहाँ तक अभी मथुरा जी ने मेरी चिंता करी है, उनका धन्यवाद दूं, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। मैं गढ़वाल मंडल विकास निगम का चेयरमैन रहा, मैं 2 मुख्यमंत्रियों का एडवाइजर रहा, वर्तमान में एक बहुत महत्वपूर्ण पद मेरे पास है, पार्टी में मुझे बड़े बड़े पद मिले, तो पार्टी तो मेरा सम्मान करती है। मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो पा रहा? वजह क्या लग रही है आपको? जोशी जी क्या लग रहा है? होगा। अब माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रभारी जी ने कह दिया है, तो निश्चित तौर पर नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे कमिटमेंट किए गए थे। जोशी जी क्या लग रहा है आपको? मुझे नहीं लगता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कर पाएंगे। एक अनार 100 बीमार की बात मैंने कह दिया। हाँ। ये किस किस को बनाएंगे? नयों को लाएंगे, पुराने को लाएंगे। नौजवानों में भी बहुत अच्छे काबिल विधायक आए हैं इनके। हाँ। ऐसा नहीं कि नहीं आए हैं, अच्छे लोग हैं। फिर नाम लेंगे तो वही आप भी कहोगे कि उनका नाम ले रहे हैं। वसीम साहब बहुत से लोग उम्मीद में है कि मंत्री बनेंगे, लेकिन सरकार की मजबूरी है, ये नहीं बना पाएंगे। इसी में काम चलाएंगे। पहले भी तो इन्होंने 4 मंत्रिमंडल पद खाली पड़े थे। संवैधानिक व्यवस्था है ना, जिसके तहत हम सीमित संख्या में बना सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति जो पार्टी में है, चाहे मंत्री हो चाहे ना हो, जिम्मेदारी दी जाती है और अपना काम बखूबी करता है, तो निश्चित तौर पर सीमा इसके अंदर ही करेंगे। और ये निर्णय हमारे मुख्यमंत्री जी करेंगे और हमारे वरिष्ठ नेतृत्व करेगा, और फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं, जोशी जी पूछ रहे हैं बदलाव होगा या विस्तार होगा? देखिए, ये बात तो मैंने कहा ना आपसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसके बारे में विचार कर रहे होंगे अगर कुछ करना है तो, और अंततः पार्टी हाईकमान के विचार विमर्श के बाद कुलदीप जी हमारे सामने आएंगी। ओके कुलदीप जी, ये जो मंत्रिमंडल वाला जो मसला है ना, किसी एक बड़े नेता ने कहा था कि मैंने पूछा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये 2 पद खाली क्यों छोड़े हुए हैं। मैं जोशी जी के कार्यकाल की बात कर रहा हूं, मतलब कि हरीश रावत जी के, और उससे पहले बोगड़ा जी के। तो उन्होंने कहा कि जो बात अभी कह रहे हैं ना, 1 अनार 100 बीमार, ऐसी स्थिति वहां भी थी। तो उन्होंने कहा 2 खाली रखो, जो आता था उनको कहते थे कि नहीं तुम्हारा नंबर पक्का। देखते ही देखते 5 साल तो छोड़िए, 2.5 साल के बाद तो बवाल भी इसी वजह से हुआ, और दायित्व वाला अलग। तो क्या जो गलती हरीश रावत शासन काल में हुई, बोगड़ा शासन काल में हुई, क्या वो गलती दोहराना नहीं चाह रही धामी सरकार, या होगा बदलाव, मंत्रिमंडल विस्तार या बदलाव? आपका क्या आकलन है? देखिए तिलक, इस समय उत्तराखंड में जो राजनीतिक हलचलें हैं वो एक बड़ी अजीबोगरीब स्थिति में पहुंच चुकी है, क्योंकि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर जो चीजें दिखाई दे रही हैं, ठीक है, अगर उनका आकलन करते हैं तो पुष्कर सिंह धामी के सामने एक चुनौती है। वो 46 विधायकों के साथ सत्ता में है, ठीक, और जब विकल्प ज्यादा हो तो चुनाव मुश्किल होता है, ठीक है। वही स्थिति इस समय पुष्कर सिंह धामी के सामने भी है, ठीक। दूसरा ये है कि जैसा आपने बताया, इतिहास में जो चीजें यहाँ पर हुई हैं, ठीक है, कि 1 अनार 100 बीमार वाली बात, ठीक, आज उनके पास ये तो है कि भाई 2 ये पद खाली हैं, तो शायद हम किसी ना किसी का हम में से ठीका फूट जाए, ठीक है, भाग्य से,
टीका फूट जाए। ठीक है, एक स्थिति ये भी है। दूसरी स्थिति इस समय ये भी दिखाई दे रही है कि राज्य में पिछले 7 साल से बीजेपी की सरकार है और कहीं ना कहीं जो मंगलौर उपचुनाव हुआ और बद्रीनाथ उपचुनाव हुए, भले इससे भाजपा को फर्क नहीं पड़ा हो, ठीक है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दोनों चुनावों में भाजपा की नीतियों को नकारा गया है। ठीक, बद्रीनाथ में जो उनका चुनाव था उसको नकारा गया और मंगलौर में जो उनका चुनाव था उसको भी नकारा गया। नहीं, बद्रीनाथ में तो कैंडिडेट तो कांग्रेसी था ना, मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि चेहरा कांग्रेसी था, बीजेपी का ठप्पा लगा, तो फिर बीजेपी को कहां नकारा? बिल्कुल, दोनों स्थितियों में कह रहा हूं मैं कि दोनों वहां पे उनके प्रत्याशी को भी नकारा गया और मंगलौर में जो प्रत्याशी बाहर से आप लेकर के आए थे उसको भी नकारा गया। ठीक है, प्रदेश में आपकी सत्ता है और इतना बड़ा बहुमत आपके साथ है, ऐसे में अगर आप उपचुनाव हारते हैं तो इसका क्या संदेश है? नहीं, तो अब ये मंत्रिमंडल विस्तार मजबूरी है, जरूरी है, विस्तार होगा या बदलाव होगा, क्या लगता है? मैं आ रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं जनता में नाराजगी बढ़ रही है, क्योंकि उसका एक बड़ा कारण है कि 7 साल सत्ता में रहने के बाद भाजपा में संवादहीनता की एक बड़ी कमी उभर करके आई है जनता के साथ। ठीक है, और जिस तरह से केंद्र सरकार ने केंद्रीय नेतृत्व ने समय समय पर, चाहे गुजरात का हम उदाहरण देख लें या मध्य प्रदेश का उदाहरण देख लें, इस तरीके से वहां जनता की एंटी इनकम्बेंसी को डाइल्यूट करने के लिए उन्होंने जो निर्णय लिए, उन्होंने जो बदलाव किए, गुजरात में तो मुख्यमंत्री के साथ पूरी कैबिनेट बदल दी गई। ठीक है ना, वही फैक्टर वो कहीं ना कहीं वो प्रयोग उत्तराखंड में भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी आप ये कह रहे हैं कि बदलाव जो है कैबिनेट के भीतर ही देखने को मिल जाएगा, पूरी की पूरी कैबिनेट बदल जाएगी, कैबिनेट के भीतर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। साहब, पूरी ये तो बड़ी बात कह रहे हैं कुलदीप जी, कह रहे हैं कि भाई ये तो बदलाव भी देखने को मिल सकता है और इसीलिए जो दिल्ली की दौड़ हो रही है बड़े बड़े मंत्रियों की, वो उसी का हिस्सा है। कुलदीप जी ये समझा रहे हैं। पत्रकार के नाते उनका अपना आकलन है और उसमें ठीक है, उन्होंने बात कही और उदाहरण भी दिए उन्होंने। और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व क्या करेगा, ये नेतृत्व ही जाने इस बारे में, इसमें तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन जो बात मूल रूप से आपने कही थी कि ये होगा कि नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि बहुत शीघ्र मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। नहीं, आपके तो कई हैवीवेट मंत्री हैं कुलदीप जी, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? हैवीवेट मंत्री हैं, अपने घर से बाहर ही नहीं निकलते, कई तो ऐसे हैं मुख्यमंत्री को अकेला ग्राउंड पे छोड़ देते हैं, कहते कि नहीं आप है ना संभालिए, कोई दिक्कत नहीं, प्रभारी मंत्री नहीं दिखाई देते। देखिए तिलक, ये जो बात आपने कही ना कि मुख्यमंत्री को अकेले छोड़ देते हैं, ये कमोबेश इस उत्तराखंड में ये एक भाजपा के भीतर मुख्यमंत्री की एक बड़ी चुनौती है। आप देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री विपक्ष से तो कारगर रूप से निपट रहे हैं, मतलब उनके साथ तो वो चीजों को लेकर के प्रभावी हैं, लेकिन पार्टी के भीतर उस तरह का प्रभाव पुष्कर सिंह धामी का नहीं दिख रहा है, वो अकेले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा है बसीन साहब, जनता में एक बात निकल के आ रही है कि भाजपा के अंतर्राष्ट्रीय मंत्री माननीय सतपाल महाराज, ये जनता का कहना है कि भाजपा के अंतर्राष्ट्रीय मंत्री सतपाल जी महाराज, क्योंकि जब कपाट खुलते हैं तब भी वो यहाँ नहीं होते हैं, धर्मस्व मंत्रालय उनके पास है, अंतर्राष्ट्रीय मंत्री है, आपका आरक्षी है वो विदेशों के भ्रमण पर होते हैं, नहीं तो वन मंत्री भी तो वही स्थिति। तो इस तरीके से क्योंकि पार्टी के भीतर जो चीजें निकल करके और रेखा आर्य के विभाग को लेकर भी तमाम सवाल, उसमें कहीं ना कहीं पुष्कर धामी अकेले दिखाई दे रहे हैं। और ये बात मैं आज आपसे कह रहा हूँ तिलक, ये आपको अभी केदारनाथ के उपचुनाव में देखने को मिली कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे केदारनाथ का उपचुनाव पूरी तरीके से पुष्कर सिंह धामी के सिर फोड़ दिया जाएगा कि ये आप ही चयन कीजिए, आप ही कीजिए और ये जिता के लाना। बसीन साहब ये कह रहे कि ये प्लानिंग है पूरी, ये खिचड़ी पक रही है कि भाई ठीक ना जो है किसी भी तरह से सीएम साहब के सर पे फोड़ दो। देखिए तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की खिचड़ी पका नहीं सकते, जो पकाते हैं वो दिक्कत में आ जाते हैं। ऐसे में हमारे मुख्यमंत्री जी जो काम कर रहे हैं वो तो कुलदीप जी जैसे कह रहे हैं कर ही रहे हैं, निश्चित तौर पर और कुछ भी कह रहे हैं। कुलदीप जी कह रहे हैं कि आपके मंत्री जो हैं वो ग्राउंड पर दिखाई नहीं देते, और ये बात दिल्ली आला कमान को भी मालूम है, यही है ना कुलदीप जी? और वो कह रहे हैं यही आधार है कि बदलाव होगा। कुलदीप जी, भाई रुद्रप्रयाग के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा हैं, कभी दिखाई दिए क्या आपदा में? बसीन साहब जी,
देखिए दिल्ली जो हमारा केंद्रीय कमान है, नहीं नहीं नहीं, वो सवाल पूछ रहे हैं, कुछ कह रहे कहाँ है आपके प्रभारी मंत्री, नाम लेकर पूछा उन्होंने। वो अपने सौरभ जी अपने विभाग को अच्छी तरह से देख रहे हैं। नहीं विभाग नहीं, वो प्रभारी मंत्री, यही कह रहे कुलदीप जी। और लेकिन अगर प्रभार में अगर कोई नहीं जाते हैं तो जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए, वो रुद्रप्रयाग में आपदा है तो सर सौरभ बहुगुणा नहीं जाएंगे, युवा नेता है। नहीं जाना चाहिए सबको, नहीं जाना तो चाहिए सर, वही तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री को अकेला छोड़ दिए, यही कह रहे ना कुलदीप जी। बिल्कुल। और अभी जो कुलदीप जी ने एक बात कही थी, मैं उसी बात को उसी रूप एक नए ढंग से कहूंगा। हाँ। कि हमारी हाई कमान की जानकारी में हर व्यक्ति की जो गतिविधियां हैं वो उनके जानकारी में होती हैं और किस समय क्या करना है। ये कह रहे कि 4 धाम यात्रा चल रही है और पर्यटन मंत्री जो है वो राज्य में नहीं है, ये बात आला कमान को मालूम है। वनों में आग लगी हुई है और वन मंत्री जो है प्रदेश में नहीं है, ये बात आला कमान को मालूम है। और अपने विभाग में अपने अधिकारियों के साथ मंत्री भिड़ रहे हैं, ये बात आला कमान को मालूम है। बिल्कुल मालूम है, हर चीज मालूम है, सब कुछ मालूम है और उसके बावजूद भी ये हालात बने हुए हैं। देखिए वो तो समय की बात होती है, हर काम में कुछ ही समय पर होता है। हाँ। और उदाहरण भी कुलदीप जी ने दिए, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी जो शीर्ष नेतृत्व है हर बात को बहुत बारीक से दिखता है और उसी समय को उचित नहीं दिखता। जोशी जी एक खबर तो और भी है, दे दूं सर? जी जी। आपके दिल्ली में बैठक हुई थी, बड़े बड़े नेता पहुंचे थे। जी जी। सुनने में आया प्रदेश अध्यक्ष की शिकायत लगाई गई है बहुत जोरदार तरीके से। अब तिलक जी आप पर ज्यादा होगी, लेकिन मैं भी था कि कुछ बात नहीं हुई है। पक्का सर? बड़ी बहुत विधायकों के साथ अलग में भी बैठक हुई है सर? थोड़े बहुत होता है। हाँ हुआ ना, गलती है, हुआ था ना, गलत खबर तो नहीं दे रहा? कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं जोशी जी हुआ था ना, बंद कमरे में कुछ तो हुआ था। नहीं अब मैं कहूँगा, लेकिन आप मेरे से बेहतर आप जानते हैं। नहीं मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने तो खबर दे दी, आप बताइए ना खबर गलत बोल रहा हूँ। ये हमारी तो लोकतांत्रिक पार्टी है, इसमें तो हर व्यक्ति को तो लोकतांत्रिक पार्टी में विधायक आपके प्रदेश अध्यक्ष से क्यों नाराज हैं, ये भी बता दीजिए। नहीं अब मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा, जब आपके साथ बैठूंगा। नहीं आप उस पर क्यों नहीं बोलेंगे? अब आप उनके घर में जो ताका झाकी कर रहे थे, मैंने तो यहाँ पे खुलासा कर दिया। और बोलिए कि अगर मेरी खबर गलत है, मैं नाम नहीं लूंगा, अगर आप चाहेंगे तो मैं ले भी लूंगा। मैं इतना कहूंगा कि कोई विधायक नाराज नहीं, सब कुछ बढ़िया, ऑल इज वेल। विधायक क्यों नाराज है प्रदेश अध्यक्ष, ये तो बता दीजिए। अब दिल्ली की बैठक में केवल केदारनाथ चुनाव और नगर निकाय और पंचायत चुनाव पर चर्चा हुई है। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई? प्रदेश अध्यक्ष की नाराजगी को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई? यात्रा करने के लिए विधायकों ने कोई शिकायत नहीं लगाई प्रदेश अध्यक्ष की? नहीं मेरी जानकारी में सब नहीं है। बसीन साहब इतना कहूंगा कि कांग्रेस जो है ना वो बिखरा हुआ है मामला उसका, अलग अलग धड़ों में बटे हुए हैं सब लोग। बताइए आपके घर के मजे ले रहे हैं, अपने घर की बात नहीं बता रहे जोशी जी, अपने घर की बात बंद कमरे में रख देते हैं। और सच्चाई तो ये है कि करण महाराज जी को इनके लोग मानते नहीं अध्यक्ष, तो अलग से अपनी अलग घट्टी हो जाते हैं और अपने नेताओं पर आरोप लगाते हैं, कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं होता। और अभी जो यात्रा भी निकाल रहे थे तो वो भी अपनी मन से कर रहे थे। कुछ कह रहे हैं? मैंने कहा कांग्रेस में, मैंने कहा ये ऊपर आला कमान का आदेश होगा कि बंद कमरे में चाहे कितनी भी सिरफुटबल हो जाए, है ना, आवाज दरवाजे से बाहर नहीं जानी चाहिए। नहीं लेकिन आ जाती है, वो देहरादून का जो इनका प्रदेश कार्यालय वो ओपन है पूरा, और वहां तो कई बार हुआ ना। कमोबेश कांग्रेस में करण महाराज की स्थिति बिल्कुल वैसे ही है जैसे भाजपा की सरकार में पुष्कर सिंह धामी की है। पूरी कैबिनेट एक तरफ, पुष्कर सिंह धामी एक तरफ। लीजिए बसीन साहब, अकेले जूझ रहे हैं। नहीं वही हालात यहाँ पर एक अंतर है, भीतर भी यही है, एक बात का अंतर है कुलदीप जी। बस एक पहली बात है पुष्कर सिंह धामी जी जो परफॉर्म कर रहे हैं वो हमारे सामने, और विधायक नजर ना भी आए, लेकिन उनका विरोध नहीं है किसी प्रकार का विरोध नहीं है। तो करण महाराज जी तो कहीं खड़े ही नहीं होते, करण महाराज जी के साथ तो कोई है ही नहीं। यहाँ तो मुख्यमंत्री जी जो बात कहते हैं, जो करते हैं, सब उनके साथ खड़े होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो महाराज जी और धामी जी के बीच में कोई तुलना, कोई औचित्य बनता ही नहीं। पर तुलना नहीं है, स्थितियां हैं। स्थितियां नहीं है। देख करण महाराज जी तो अलग है, और करण महाराज जी तो मानता ही नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में सबका सम्मान है और जो कहते हैं वो करते भी हैं लोग, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन करण महाराज जी की स्थिति तो ये है, उन्हें खुद कहना पड़ता है कि भाई कोई बड़ा नेता चुनाव लड़ने को तैयार, अब यात्रा निकाल ली तो अपने दम पे निकाल ली। इसी प्रकार से उनके अपने नेता कहते हैं इस्तीफा दे देना चाहिए इनको,
तो ये सब स्थितियां करण महाराज जी के साथ है, धामी जी की स्थितियां बिल्कुल अलग है और वो बहुत मजबूत है वो। हाँ, वो ये कह रहे हैं वो अकेले अपने दम पर जो है परिस्थितियों को संभाल सकते हैं, कुल मिला के भसीन साहब ये कह रहे हैं। मंत्री साथ दे ना दे वो एक अलग बात है। जोशी जी, अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपके अनुभव की मैं परीक्षा नहीं ले रहा, लेकिन फिर भी एक थोड़ा बहुत तो हो ही जाए चलते चलते। ये जो 4 मंत्री आएंगे, मतलब अगर होता है तो, मैं फिर कह रहा हूं 4 विधायक, मुझे संदेह है, मैंने देखा अपने प्रत्यक्ष आंखों से, जो हरीश रावत जी ने गेम खेला, मतलब जो उनका अंदाज था वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हो नहीं पाएगा जो बोगड़ा जी ने किया। लेकिन मुझे एक बात बताइए, कौन से ऐसे नेता हैं जिनका भाग्य में लड्डू आ सकता है, और कौन से ऐसे मंत्री हैं जिनकी कुर्सी जा सकती है? जोशी जी, आपका आकलन। नहीं, अब भाजपा का ही नंबर मांगा है, आप जानते सर फोन पास ले आइए, जोशी जी फोन पास ले आइए, ऑडियो। कई नाम आपने लिए हैं, मैं उसमें क्या कह सकता हूँ, क्योंकि भाजपा का अपना अंदरूनी मामला है। और आपका आकलन तो होगा ना? नहीं, और आप राजनीति के अच्छे पंडित भी हैं, मैं इसलिए जानता हूँ, मैं पूछ रहा हूँ इसलिए। पंडित भाई ने कुछ बातें कही हैं, कुछ बातें स्वयं भसीन साहब ने प्रचार की हैं, की स्थिति क्या है आप देख ही रहे हैं। अभी सारनाथ में देखो, आप अलग रहे थे, फिर भी मंत्री साथ नहीं थे, और मंत्री को आपने अंतर्राष्ट्रीय मंत्री कह ही दिया है। वो हर जगह अंतर्राष्ट्रीय रहते हैं, यहाँ भी थे तो अंतर्राष्ट्रीय मंत्री थे, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हो गए। यानी आप ये कह रहे हैं जो हैवीवेट मंत्री है उनकी कुर्सी जा सकती है? आप ये तो अकेले निर्णय लेना है कि कौन काम कर पा रहा, कौन नहीं कर पा रहा, ये आप देख रहे हैं। जब सरकार के मंत्री नहीं, कई मंत्रियों के पास वो काबिलियत भी है, सड़क के ऊपर जो है गर्दन पकड़ के जो है 2-4 लगा भी देते हैं, बिल्कुल लगा, वो वाले मंत्री भी हैं ऐसे। इसमें कोई एक से एक मंत्री है, लेकिन इतना जरूर है कि राज्य के हित में, राज्य के डेवलपमेंट के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाना नितांत आवश्यक है। और भाजपा को ठीक, भसीन साहब वो सलाह दे रहे कुल मिला के, जोशी जी कह रहे हैं कि जो गलती हरीश रावत जी ने की वो वाली गलती मत करना। ठीक है, धन्यवाद जोशी जी। देखिए भसीन साहब मुस्कुरा गए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जोशी जी। कुलदीप जी, बहुत गहराई से बातों को समझाया, यानी कि बदलाव हो सकता है, विस्तार की संभावना है, लेकिन बदलाव के साथ। तो फिर किसकी कुर्सी पर है खतरा? कौन मंत्री रहेगा और कौन पूर्व मंत्री बन जाएगा? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।